Hello everyone, I Tamanna Sahani welcome you all again to the निकिता सोनी क्लासेस प्लेटफॉर्म, जहां पर आप टीजीटी कमीशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि हमने केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज चलाई हुई है। आई नो कि कल की जो वीडियो थी, कल की जो रिकॉर्डेड वीडियो थी, उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी, बट वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही है बेटा। अगर आप लोग देखेंगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात, जैसे कि हमने रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू किया है और आपको पता है कि हमने इनऑर्गेनिक का सेक्शन लिया है, तो इनऑर्गेनिक के सेक्शन को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं आप सबको ये फिर से बता रही हूँ कि जो भी टॉपिक की बात होती है बेटा, कि हमें जो एक चैप्टर होता है और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं, और हमें पता है कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं टॉपिक्स को लेते हुए मैं फिर से आज क्वेश्चन ले रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड वी विल ट्राई कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन सीरीज को। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट अ मैराथन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, एंड लेटर ऑन वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। सो योर मोटिवेशन सपोर्ट्स अस अ लॉट अगेन, है ना। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, और बहुत ही जल्द हम आपके लिए बहुत नए नए सेशंस लेके आएंगे, बहुत नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को पेपर में बैठ के सेम ऐसा लगे कि दैट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ लाइक स्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं from the first question. Yes, which of the following correctly represent the anomalous trend in the second ionization enthalpy among the group 1 and the group 2 elements? अब यहाँ पे देखिए दो टर्म्स एक टर्म आई है हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि किसी भी आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलेंगे दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब हमें किसी एटम को क्या बनाना है बेटा? आयन बनाना है। और जब एटम को आपको आयन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ से दो टर्म्स आप समझेंगे। पहली बात, इस टॉपिक को देख के या इस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ आता है कि जितने भी ट्रेंड्स हैं, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, या फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, या फिर मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो ये सब ट्रेंड आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें नॉर्मली पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जितना साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होता जाएगा। अब इसको आप बड़े कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लास के अंदर हैं, और क्लास के अंदर सिर्फ 3 बच्चे बैठे हुए हैं, और टीचर तो उन 3 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो उन 3 बच्चों के लिए क्लास से बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्लास क्या है बेटा? छोटी है। तो छोटी क्लास में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई बच्चा बाहर चला जाए बिना पूछे टीचर से। लेकिन आप सोचिए कि जब हम कॉलेजेस में होते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी क्लास होती है, और उसमें 2 डोर लगे हुए होते हैं, तो बाहर वाले डोर से निकलना बड़ा आसान होता है किसी भी बच्चे के लिए, कई बार टीचर को पता भी नहीं लगता। तो यानी कि जितना साइज बड़ा होता जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही आसान होता जाएगा, और जितना साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना मुश्किल होगा। देन उसके बाद यहाँ पे टर्म आई है दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ बेटा? आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है? क्या उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए या उसको कम एनर्जी चाहिए? उसका मतलब हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी मेटल्स एक्सप्रेस की गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे दिया है हमें लिथियम, बेरिलियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम लिथियम का एटॉमिक नंबर देखें तो वो क्या होता है बेटा? 3, बेरिलियम का होता है 4, 9, Na का होता है दैट इज 11, और मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? दैट इज 12। ठीक है, तो यहाँ से लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा? हीलियम, और यहाँ पे क्या होता है? दैट इज 1s1, राइट। उसके बाद हमारे पास बेरिलियम के लिए क्या होता है बेटा? हीलियम 2s2। ठीक है, सोडियम के लिए क्या होता है बेटा? सोडियम के लिए हो जाता है दैट इज नियोन 2s1, राइट। और मैग्नीशियम के लिए क्या होता है? दैट इज नियोन 2s2। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है।
अब यहाँ से आपको एक चीज और समझनी है कि जब भी आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है तो आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिमाग में रख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इजीली टैकल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ से देखिए जब आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, जस्ट हीलियम। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगी, दैट इज बेटा हीलियम 2s1, राइट। यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी बेटा नियोन, और यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी दैट इज नियोन 2s1। आपको ये देखने में मिलता है एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हीलियम बचा और यहाँ पे क्या बचा है बेटा, नियोन। और ये जो हीलियम और नियोन है ये दोनों क्या है बेटा, नोबल गैस। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नोबल गैस तो क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब क्वेश्चन आता है किसमें से निकालना मुश्किल होगा, अब वही बात आ जाएगी जिसका छोटा साइज होगा उसमें से निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब लिथियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी बेटा, सोडियम की, क्योंकि सोडियम में क्या बचा है बेटा, नियोन, और नियोन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब क्वेश्चन बचता है बेरिलियम और मैग्नीशियम में से कौन है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में अगर आप देखें तो इसका साइज छोटा है तो इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और मैग्नीशियम का साइज बड़ा है तो इसको निकालना थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक जो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा सी, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देख के ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन आ गया और ठीक है बहुत है, ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये सोचना है यही क्वेश्चन अगर मेटेलिक कैरेक्टर में आ जाता तो क्या ऑर्डर होता, यही अगर नॉन मेटेलिक में आ जाता तो क्या ऑर्डर होता, अगर यही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछ लिया जाता तो क्या रहता। तो आपको इन सभी पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। Mn3 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद इसका रीजन दिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। पहले असर्शन को ही समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, मैंने कल भी बताया था, ऐसे एजेंट जो दूसरे की क्या करे, ऑक्सीडेशन, और खुद की क्या हो जाए, रिडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, अब नॉर्मली स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो ऑक्सीडेशन का सिर्फ एक ही कंसेप्ट बताते हैं। आज आपको मैं 5 कंसेप्ट्स बताती हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। फर्स्ट क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड द रिडक्शन क्या होता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, अगर ऑक्सीजन का एडिशन है तो आपको याद रखने का एक इजी वे है, अगर एडिशन है ऑक्सीजन का तो रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या आता है बेटा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये 3 कंसेप्ट हो गए। उसके बाद फोर्थ क्या आता है बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई मेटल ऐसी है, कोई नॉन मेटल ऐसी है और वो रिएक्शन के दौरान उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन आर से स्टार्ट होता है, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फोर्थ कंसेप्ट होगा। और जिसकी जो बेटा ऑक्सीडेशन कर, मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो जिनकी ऑक्सीडेशन होती है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये 5 कंसेप्ट्स आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बाय हार्ट याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इस कंसेप्ट का यूज करके इजिली टैकल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा,
चलिए यहाँ पे क्या दिया बेटा, Mn3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। मतलब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब इसकी क्या होगी बेटा, रिडक्शन, है ना। और मैं आपको बता दूं, इसकी स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं। Mn3 पॉजिटिव की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है विच इज अनस्टेबल इन द एक्वस मीडियम। अब आपने पढ़ा होगा कि हम जो पढ़ते हैं, जब हम डी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो KMnO4 है दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट, उसके अंदर मैग्नीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लाई करता है दैट इज +7, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो Mn+7 है वो हमेशा कोशिश करता है अपने आप को Mn2+ में कन्वर्ट करने की, और ये कब होता है बेटा, एसिडिक मीडियम के अंदर होता है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल मीडियम होगा उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो Mn3 पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो Mn3 पॉजिटिव खुद को कन्वर्ट करना चाहता है किस में बेटा, Mn2 पॉजिटिव के अंदर। और 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, अभी आपको कंसेप्ट याद होगा, मैंने क्या बताया था कि जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज क्या हो रहा है, +3 से वो कहाँ पे जा रहा है, +2 के अंदर जा रहा है। और अगर +3 से +2 में जा रहा है इसका मतलब वहां पे क्या होगी, रिडक्शन। और ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और Mn3 पॉजिटिव की D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि क्या होती है बेटा, अनस्टेबल होती है। वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन से आपको क्या समझ आता है, यहाँ से आपको ये समझ आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा स्टेटमेंट वाइज, कई बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोल दी जाती है। अब आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपने अगर एनालाइज किया हो तो उसमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी हैं जो फ्रैक्शनल आती हैं, लेकिन अब देखिए थोड़ा एडवांस होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि फ्रैक्शनल को भी क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल को भी चेंज करने की कोशिश की जाएगी। चलिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यूजिंग द स्लेटर रूल्स, स्लेटर रूल का यूज करके आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है किसके लिए, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आयरन के अंदर, ओके। और ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पहले स्लेटर रूल क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है और कैसे इसको निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लेटर रूल क्या बताता है बेटा, स्लेटर रूल किसके लिए होता है ये याद रखना है आपको। स्लेटर रूल किसके लिए होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये जेड इफेक्टिव को निकालने के लिए होता है कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब आपको पता है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ये हमें पता है। अब उसको निकालने के लिए हमारे पास स्लेटर ने एक रूल दिया है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप Z माइनस S करेंगे, और S यहाँ पे क्या है, दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट। S क्या होता है बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। और Z जो है दैट इज एटॉमिक नंबर। जिस भी मेटल का, नॉन मेटल का आप जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं तो आपको उसके एटॉमिक नंबर में से शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस करना होता है। और शील्डिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के, देखिए एटॉमिक नंबर तो सबका पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शील्डिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लेटर रूल्स को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किसकी बात की गई है बेटा, 3D इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है कि 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इन रूल्स को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हमें आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। अब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, दैट इज आर्गन 3d6 4s2, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आयरन की। अब किस इलेक्ट्रॉन के इन्होंने जेड इफेक्टिव निकालने के लिए बोला है, 3D इलेक्ट्रॉन को, तो यानी कि इस डी वाले में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 5। अब स्लेटर रूल ये कहता है कि हमेशा अपर वाले के लिए कोई भी शील्डिंग नहीं होती है, जो अपर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी कोई शील्डिंग नहीं करते। मतलब जब आप इसका जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो आपको 4s2 को काउंट नहीं करना, क्योंकि वो अपर शेल है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन कोई मायने नहीं रखते। बात ये है कि डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी आर्गन की क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आती है कि जब भी जेड इफेक्टिव निकालना होता है किसी भी डी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो डी के लिए वैल्यू लेनी है वो हमें कितनी लेनी है, डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी वैल्यू लेनी है, दैट इज 0.35। और उससे लेस वाले जितनी भी शेल्स हैं उनके लिए जो आप वैल्यू लोगे दैट इज 1.00। ये आपको याद रखना है। और किसी भी स्टूडेंट ने अगर स्लेटर रूल को रिवाइज नहीं किया है तो यहाँ से मैं आपको एक सजेशन दूंगी, इस क्वेश्चन से आपको ये सजेशन मिल रहा है कि आप स्लेटर रूल्स की वैल्यूज को फिर से रिवाइज करें। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम रिवीजन होती है, ये हमें पता चलता है कि हाँ ये वैल्यूज रिवाइज करने वाली है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या बताया, जब भी आपको जेड इफेक्टिव डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो आपको क्या करना है बेटा, डी के लिए वैल्यू कितनी लेनी है 0.35, और उससे नीचे जितनी भी शेल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए आप कितनी वैल्यू लोगे, दैट इज 1.00। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। तो हमें पता है कि डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 5। यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक के लिए कितनी वैल्यू है 0.35। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.85। ठीक है, 1.75 सॉरी। उसके बाद इससे लोअर कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 18 के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, 18 के लिए हमारे पास 1 लेनी है। ये लोअर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये लोअर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और लोअर शेल के लिए हमें कितनी वैल्यू लेनी है, दैट इज 1.00। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 18। ठीक है, तो टोटल एस कितना आ गया, टोटल शील्डिंग कितनी आ गई, टोटल शील्डिंग आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 1.75 और आप 18 को ऐड कर दोगे। ठीक है, जब आप 18 में 1.75 ऐड करोगे तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए बेटा उसके बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो 5 7 19.75। तो यहाँ पे टोटल शील्डिंग कितनी आ गई, दैट इज 19.75। और अभी मैंने आपको बताया कि जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है, आपको जेड में से क्या माइनस करना है, एस माइनस करना है। तो जेड कितना है बेटा 26। ठीक है, और एस कितनी है बेटा 19.75। तो 26 में से 19.75 माइनस करते हैं तो 26.00, 19.75। अब कैरी करेंगे तो 5, 9 माइनस 7 2, एंड 15 माइनस 9 दैट इज 6। तो 6.25 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो बी इसका आंसर होगा, दैट इज 6.2। अब यहाँ से आपको अगेन आई एम सेइंग स्लेटर रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपको डी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करना है तो डी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके लिए कितनी वैल्यू लेनी है, दैट इज 0.35, और उससे लेस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए आपको कितनी वैल्यू लेनी है, दैट इज 1.0, अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई विल टेल यू कि क्या चीज आपको रिवाइज करनी है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। आपको ये बताना है कि इसका बॉन्ड एंगल किसका स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन तो आपके सामने है, लेकिन यहां से आपको ये समझ आती है बेटा कि जो वेस्पर थ्योरी है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बेसिस पे हमें रिपल्शंस बताई गई हैं कि किसमें कितनी रिपल्शन होती है। लेकिन दूसरी बात ये है बेटा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ये वाले वेरिएशन बहुत देखने को मिलते हैं। तो अगेन जैसे मैंने कल भी बोला था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों ही चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल क्या होगा। अब इन तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कितनी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कितनी है। और रिपल्शन हमेशा क्या करती है बेटा, बॉन्ड एंगल को, हमेशा तो नहीं, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद सेकंड ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, अब जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी लेना देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिड्यूसिंग एजेंट से भी लेना देना है। Electronegativity is directly proportional to oxidizing agent. Electronegativity is inversely proportional to the reducing agent. अब आप थर्ड चीज सीख रहे हैं क्या, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को भी क्या करती है, इंपैक्ट करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखना। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उसका एंगल क्या होगा, उतना ही छोटा हो जाएगा।
ठीक है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो यानी कि एंगल को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ यही देख लेते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आपको देखो यहाँ पे क्या है बेटा, Cl, यहाँ पे क्या है F, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है Cl। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यहाँ से अगेन काम आएगा। हमें पता है नॉर्मली जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपके पास बेटा, बी, यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होगा वो किसका होगा, NF3 का। अब यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि इन सब की शेप क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। NF3 की, NH3 की क्या शेप होती है। ठीक है, ये लोग आप ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the set containing only paramagnetic molecules molecular orbital theory। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि किसमें सिर्फ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो पैरामैग्नेटिक को सिलेक्ट करने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, हमने कल किया था, एक क्वेश्चन किया था हमने कल कि हमारे पास O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी O2 पैरामैग्नेटिक कैसे था बेटा, क्योंकि इसके पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट याद है तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इसमें O2 प्रेजेंट है और इसमें O2 प्रेजेंट है, मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बाकी के दोनों को चेक कर लेते हैं। B2 बोरोन, B2 होता है दैट इज बोरोन। बोरोन, एक बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5, 2 के पास कितने हो जाएंगे, दैट इज 10। अब आपको 10 को देख के ही पता लग जाएगा कि इसमें 5 बॉन्डिंग में फिल हो जाएंगे, 5 एंटी बॉन्डिंग में, तो इसमें पैरामैग्नेटिक बचेगा ही नहीं। तो यहीं से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, दैट इज ए। अब यहाँ से आपको क्या चीजें सीखने को मिलती है बेटा, यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय हार्ट आपको लर्न करनी है। इसकी सीरीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि स्पेसिफिकली आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है और वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स हैं ये सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ें तो इनके ऊपर स्पेशल फोकस करें और इनका ऑर्डर याद रखें। मैंने कल भी आप लोगों को ऑर्डर बताया था कि इसका ऑर्डर क्या होता है, दैट इज सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, है ना, एंड देन दैट इज सिग्मा 2pz, देन आता है बेटा दैट इज पाई 2px, दैट इज इक्वल टू 2py, और फिर क्या आता है बेटा, दैट इज पाई स्टार 2px एंड माइनस 2py। ठीक है, और फिर क्या आएगा बेटा, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर स्पेसिफिकली, ये जो ऑर्डर लिखा गया है ये किसके लिए है, दैट इज ऑक्सीजन के लिए है। ये हमारे पास ऑक्सीजन के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन में क्या होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। तो O2 जो होता है वो क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसमें पाई स्टार के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को इजिली टैकल कर लेंगे। ठीक है, जब O2 पॉजिटिव होगा तो मतलब क्या होगा कि उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी क्या होगा बेटा, पाई स्टार के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बचा रहेगा, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। यस, द सेट ए इज करेक्ट। O2 के पास एक अनपेयर्ड होता है, NO के पास भी एक अनपेयर्ड है और O2 के पास 2 अनपेयर्ड होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं। आपको ये याद रखने की NO भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, O2 पॉजिटिव भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, O2 नेगेटिव क्या होता है, O2 नेगेटिव मतलब आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिर भी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फिर भी प्रेजेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द हॉल हॉर्नेट प्रोसेस क्रायोलाइट मेनली, क्रायोलाइट पहली बात है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Na3Alf6 और यहाँ पे लिखी है दैट इज होल हॉर्नेट प्रोसेस। पहली बात आती है कि होल हॉर्नेट प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है बेटा, तो ये की जाती है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है और इसको किससे रिड्यूस किया जाता है, दैट इज बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही और होता है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है होल हॉर्नेट प्रोसेस।
राइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, होल हॉर्नेट प्रोसेस एक तरह से इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही है। यहाँ पे एक एनोड ली जाती है और एक कैथोड ली जाती है। अब जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप नॉर्मली क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा वहाँ पे एनोड क्या होती है बेटा, हमेशा रिड्यूस होती है, वो खत्म होती है, और कैथोड क्या है, धीरे धीरे बिल्डअप होती है, उसके ऊपर डिपोजिशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एनोड धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, खत्म होती जाती है, और कैथोड धीरे धीरे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। अब वहां पे आप लोग पढ़ते हैं कि इस तरह की प्रोसेसेस हम यूज करते हैं। तो होल हॉर्नेट प्रोसेस भी एक तरह का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का। इसमें भी एनोड और कैथोड लिए जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया बेटा, इसमें क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है। अब क्रायोलाइट ऐड करने का क्या रीजन होता है, देखिए हमारे पास Al2O3 यानी कि जो बॉक्साइट का ये और है, दैट इज Al2O3, ये जो बॉक्साइट है, इसमें से हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब जब हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पे लगाना चाहते हैं बेटा, इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है बेटा, कैटायंस और एनायंस बनते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है बेटा, वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इनटू आयंस। इसको आयंस में ब्रेक करने के लिए कौन कौन से आयन बनेंगे, दैट इज Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो यहाँ पे Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव दो आयंस बनेंगे, और उसमें ब्रेक करने के लिए इसको बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रायोलाइट क्या करता है बेटा, क्रायोलाइट जब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। पहले जो इसको टेम्परेचर चाहिए होता था वो दैट इज 2250 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है बेटा, 650 के अराउंड हो जाता है। तो क्रायोलाइट का मेन काम क्या है, पहली बात इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप, Na3AlF6। और दूसरी बात, इसको ऐड क्यों किया जा रहा है, ये ऐड किया जा रहा है ताकि हमारे पास इसका जो मतलब लाइक डिक्रीज हो सके मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्ट करना आसान हो सके, इसको आयंस में ब्रेक करना इजी हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। उसके बाद क्या ये Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, नहीं, ये कंसंट्रेशन के ऊपर कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ क्या करेगा बेटा, टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। तो आपको ये याद रखना है, नो इट विल नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और AlF3 नहीं बनेगा वहां पे। ये मेन बात क्या है बेटा, ये एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है। जो कैटलिस्ट होते हैं वो नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, यही काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का। तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और आपको पता है कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये कभी भी कोई आयन नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ ये टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है। 950 है, सॉरी 950 तक लेके आता है। तो ये कंडक्टिविटी, यस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखेंगे। क्रायोलाइट क्या करता है बेटा, कंसंट्रेशन को सॉरी कंडक्टिविटी को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, आयंस का बनना। आयंस जब बनते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब अभी मैंने आपको बताया कि जब आप क्रायोलाइट ऐड कर देंगे तो वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे ही क्या हो जाएगा, मेल्ट, और वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यानी कि क्रायोलाइट के दो काम तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, और दूसरी बात ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। एंड कंडक्टिविटी इज व्हाट, आयंस का बनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes, which statement correctly describe lengthenoid contraction? ये कौन सी स्टेटमेंट है जो lengthenoid contraction को बताती है। अब पहली बात देखिए यहाँ से क्या है, ये किस टॉपिक से पर्टिकुलरली लिया गया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। तो आपने देखा होगा कि जब इनऑर्गेनिक का सिलेबस शुरू होता है तो वहां पे लिखा गया है दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो सब प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए कि किसका क्या इंपैक्ट होता है, कैसे होता है, कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है। तो फिर से वही बात, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है। अब लेंथेनाइड कंट्रैक्शन किस में होती है बेटा, लेंथेनाइड्स में होती है ना, लेंथेनॉइड्स में होती है। और ये किसकी वजह से होती है बेटा, एफ ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। ठीक है। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, एफ ऑर्बिटल की वजह से होती है। अब यहाँ पे किसका कंसेप्ट आता है, शील्डिंग का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते। मतलब 4l के इलेक्ट्रॉन ऐसे से हैं जो बस दरवाजे पे बैठे हैं एक पहरेदार बन के, लेकिन कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो उनकी जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर है, वो राजा की सेना की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो यानी कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब न्यूक्लियस होगा तो बड़ी आसानी से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, कुछ पता भी नहीं लगेगा।
तो यही होता है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, f ऑर्बिटल प्रेजेंट। आपको पता है लेंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल होता है और एक्टिनाइड्स के अंदर क्या होते हैं, 5f होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे f होने की वजह से ये शील्डिंग पुअर करते हैं और शील्डिंग पुअर होने की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आ जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस की तरफ, और उनका साइज क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को ही बोला जाता है दैट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, देख लेते हैं क्या है। रिजल्ट इन द आइडेंटिकल साइज ऑफ जिंक। जिंक का तो बेटा कोई लेना देना ही नहीं है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि तो 3D सीरीज का एलिमेंट और यहाँ पे 4f प्रेजेंट ही नहीं होता या 5f प्रेजेंट ही नहीं होता। सेकेंड देख लेते हैं, causes zirconium and hafnium to have almost identical radii। हाँ ये हो सकता है, आपको पता है ये हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज आती है वो कौन सी आती है बेटा, इट्रियम, जिरकोनियम, निबोडियम, तो ये हमारे पास सीरीज होती है। अब यहाँ पे देखिए कि लेंथेनॉइड के अंदर कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसके अंदर जो होता है दैट इज 4f, और यहाँ पे जो हमारे पास सॉरी पहले इट्रियम आएगा बाद में लेंथेनॉइड्स आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास 4f होते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 5f। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जिरकोनियम जो है ये 4f है, ये 5f है, ध्यान से देखिएगा मैंने नीचे लिख दिया है। जिरकोनियम से हाफनियम की तरफ जाते हुए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉर्मली साइज इंक्रीज करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो गई बेटा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इन दोनों का क्या हो जाता है, सिमिलर साइज हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है बेटा, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर तो कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता, ये 4f होता है। तो जब आप जिरकोनियम से हाफनियम की तरफ जाएं तो कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं बीच में, f ऑर्बिटल, जिनकी क्या है, पुअर शील्डिंग, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिंचवा देंगे, खिंचाएंगे तो साइज क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक सो बी ही होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, इंक्रीज द शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, नहीं 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग तो इंक्रीज ही नहीं होती। रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, यहाँ पे बेटा रिड्यूस नहीं होती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये आपको याद रखना है कि जब भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वहां पे लेंथेनॉइड्स की डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आसपास आ जाते हैं और आसपास आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज, क्योंकि मोस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, यहाँ पे दिया है बेटा, विच कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम CFSC इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड कंडीशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब यहाँ पे तो हमारे पास ये बात तो समझ आती है बेटा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के तो लिगेंड हमें दो ही देखने को मिल रहे हैं, एक तो CN है, एक यहाँ पे CN है। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से CFSC किसकी ज्यादा होगी, तो हम चेक कर लेते है ना। Fe, आपको पता है कि जो हमारे पास CN होता है वो क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो दो ऑप्शन तो आप यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि अमोनिया वाला तो नहीं होगा, या तो FeCN63 नेगेटिव होगा या MN6CN63 नेगेटिव होगा। अब चेक कर लेते हैं किसकी ज्यादा होगी। FeCN63 नेगेटिव है बेटा। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। आयरन की क्या है, इसे मानेंगे X+6, CN की क्या होती है बेटा, -1, तो 6 × -1 दैट इज इक्वल टू -3, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, X -6 इज इक्वल टू -3, मतलब X इज इक्वल टू -3, ये -6 उधर जाएगा तो +6, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3, राइट। तो Fe की हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, दैट इज +3। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe की क्या होती है बेटा, नॉर्मली दैट इज आर्गन 3d6 4s2, राइट। और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, दैट इज 3 पॉजिटिव, तो ये बन जाएगी दैट इज आर्गन 3d5, राइट। तो इसकी तो ये बन गई Fe की। सेकेंड Mn की चेक कर लेते हैं। Mn की यहाँ पे चेक करेंगे तो कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की, तो X+6 × -1 दैट इज इक्वल टू -3, अगेन ये भी कितनी आएगी बेटा, +3, तो Mn की भी +3 ही है। तो Mn की वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, दैट इज आर्गन 3d4 4s2, सॉरी 3d5 4s2, ये होती है हमारे पास। और यहाँ से Mn हमें क्या निकालना है बेटा, 3 पॉजिटिव, दैट मींस यू हैव टू एलिमिनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आर्गन दैट इज 3d4। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था कि Mn 3 पॉजिटिव की d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, जिसके पास d इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दैट मींस उसकी जो CFSC है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज FeCN63 नेगेटिव,
राइट। तो यहाँ से आप एक चीज और सीखिए बेटा, कुछ ऑप्शंस कई बार डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपको पहले अपने कंसेप्ट्स लगा के देखना है कि क्या कोई क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, और हो जाएगा तो उससे आपका काम भी सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अरेंज करना है किसका, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को इन द इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और यहाँ से अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझेंगे बेटा, आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों के हर एक ऑर्डर पता होने चाहिए। इनका आयोनाइजिंग ऑर्डर क्या होता है, इनका पेनिट्रेटिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, और कितना कितना रिड्यूस होता है। और यहाँ पे बीटा के अंदर भी दो डीके आते हैं बेटा, एक आता है हमारे पास बीटा पॉजिटिव, एक आता है बीटा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा क्या होती है बेटा, अल्फा जब किसी भी एलिमेंट से अगर अल्फा रेडिएशन निकलती है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका एटॉमिक मास A है, और उसमें से अगर अल्फा रेडिएशन एलिमिनेट होंगी तो ये इसके एटॉमिक नंबर को 2 से कम कर देती हैं और एटॉमिक मास को किससे कम कर देती हैं बेटा, 4 से कम कर देती है। तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि अल्फा रेडिएशन इसमें से रिमूव हुई तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। और जो गामा रेडिएशन होती है वो बेटा एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि जब भी हमारे पास बीटा रेडिएशन निकलती है तो एक चीज ऐसी है जो पर्टिकुलरली निकलेगी ही निकलेगी वहां से, वो मुझे बताइएगा। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि बीटा जो रेडिएशंस होती हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। बीटा जो रेडिएशन है वो न्यूक्लियस के ऊपर इंपैक्ट करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को निकालती हैं। तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल सकते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा होती है बेटा। जो गामा रेडिएशन है वो एक टाइप की क्या है बेटा, एनर्जी है। और जो गामा रेडिएशन होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई होती है, और इन्हीं की पेनिट्रेशन हाई होने की वजह से इनको कैंसर सेल्स को डेड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी किसी पर्सन को कैंसर होता है और उसके बाद उसका कीमो होता है तो उनमें गामा रेडिएशन को ही भेजा जाता है ताकि कैंसर सेल्स को क्या किया जा सके, मारा जा सके। तो हाई पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, दैट इज गामा, देन बीटा एंड देन अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। that is gamma then beta and then alpha. yes, again very important question, आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, that is qualitative analysis। और यहाँ से आपके पास क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है बेटा, इनऑर्गेनिक के अंदर व्हेनेवर यू वर इन द ग्रेजुएशन तो आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे जहाँ पे हम आयंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक के आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो बेटा ग्रुप 3 से पूछा है, लेकिन अलग अलग ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 में क्या रिएजेंट यूज किया जाता है, ग्रुप 1 में जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है बेटा, डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl को यूज करके कुछ आयंस हैं जो निकल जाते हैं वहां से। ठीक है, तो उसे आप सेपरेट कर बताइए। जो ग्रुप 2 है, जो ग्रुप 2 है वहां पे कौन सा रिएजेंट लिया जाता है बेटा, H2S सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या मिल के आते हैं बेटा, सल्फाइड्स निकल के आते हैं। और सल्फाइड नॉर्मली Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, इनके निकल के आते हैं। तो यहाँ से ग्रुप 2 जब आपके पास कोई भी ग्रुप है और ये अलग अलग जो आयंस है ये अलग अलग कलर देते हैं, तो इतना तो नहीं पूछेगा डीप में, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस से आपको ये जरूर याद रखना है कि ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या होता है, दैट इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, इसकी स्मेल कैसी होती है, दैट इज रोटन नेक स्मेल, है ना, सड़ी हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। उसके बाद आता है हमारे पास बेटा ग्रुप 3। ग्रुप 3 के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। और ये कैसा सोल्यूशन होता है बेटा, बफर सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन होता है, बफर सोल्यूशन होता है। आपको पता है कि बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, है ना, जब हम किसी एसिड को और उसके साथ उसका सोल्ट मिला दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बफर सोल्यूशन। ये हमारे पास एक बेसिक बफर है क्योंकि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेसिक इन नेचर है और साथ में उसका क्या प्रेजेंट है बेटा, सोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो इसका करेक्ट H2S मैंने आपको बता दिया, ये ग्रुप 2 के लिए है। और NH4OH और NH4Cl बफर ग्रुप 3 की एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। और इसमें काफी सारे आयंस है जो कि जैसे हमारे पास कैडमियम हो गया, इस तरह के जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा O2 पॉजिटिव का, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज 1/2, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दैट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार
1s2, then sigma 2s2, that is sigma star 2s2, है ना. देन आती है हमारे पास क्या बेटा, पाई सॉरी सिग्मा 2pz2, राइट. देन क्या आएगा बेटा, दैट इज पाई 2px1 सॉरी 2 एंड पाई 2py2, एंड देन क्या आ जाता है बेटा, पाई स्टार 2px1. यही हमारे पास बनता है. तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितने हमारे पास कितने हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं. एंटी बॉन्डिंग ये स्टार वाला 2 + 2 और +1, तो 2 + 2 + 1 कितने हो गए बेटा, टोटल 5. तो एंटी बॉन्डिंग तो हो गए 5, और बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10. तो बॉन्डिंग वाले कितने हो गए बेटा 10, और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हो गए 5. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 10 - 5. 10 - 5 दैट इज 5/2, एंड 5/2 इज व्हाट, 2.5. तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी. तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा O2 पॉजिटिव का 2.5. ठीक है. इसी के बेसिस पे आप O2 नेगेटिव एंड नो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें से कौन सा आयन ऐसा है जिसकी स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होती है. किसकी स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होती है. अब देखिए मैंने कल ना आप लोगों को बताया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, और शायद वहां पे साउंड का थोड़ा इशू था, मे बी वहां पे पता ना चला हो, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि जब भी कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, वो दो हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, कल भी मैंने बताया था, या तो वो DsP2 को शो करेगा या फिर वो sp3 को शो करेगा. और अगर वो DsP2 को शो करता है, इसका मतलब वहां पे क्या होती है बेटा, कौन सी जियोमेट्री प्रेजेंट होती है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री प्रेजेंट होती है. ठीक है, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री प्रेजेंट होगी. और जब हमारे पास sp3 होगी तो दैट मीन्स वहां पे कौन सी जियोमेट्री प्रेजेंट होती है बेटा, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री प्रेजेंट होती है. और जो भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, जो DsP2 कौन शो करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास हमेशा क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं. ठीक है. तो DsP2 के लिए देखिए कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं. DsP2 कौन शो करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड. DsP2 की ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी. स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड क्या पेयरिंग करते हैं या नहीं करते, पेयरिंग करते हैं. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड्स में मैक्सिमम हमारे पास वेरी लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन जो हमारे पास sp3 होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल. वो कौन से लिगेंड शो करते हैं, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड. और यहाँ पे जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, दैट इज अनपेयरिंग. तो आपको एक एक लाइन से एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है. ठीक है. अगर ये कंसेप्ट ही आप समझ लेंगे तो कोई भी और क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो वो इजिली टैकल हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट. अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर प्लेनर को शो करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड, और हमें पता है यहाँ से डायरेक्ट देखने में पता चल रहा है जो Cn होता है वो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है. तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेन. तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ए. राइट. आगे भी देख लेते हैं. CuCl4 2 नेगेटिव, ZnCl4 2 नेगेटिव, और FeCO5. FeCO5 की ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, 5 है यहाँ पे प्रेजेंट. तो 5 के लिए क्या होती है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है. तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और ये Cl जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होते हैं. Cl जो है वो क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है. और Cl अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल. तो ये जो CuCl4 2 नेगेटिव है और ZnCl4 2 नेगेटिव है, दोनों की ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल. तो ये इनसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है. राइट. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, क्लोरीन नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इट लैक्स द d ऑर्बिटल. चलिए आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, दैट इज फॉर यू. राइट. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. मेटल एक्सट्रैक्टेड वाया हाइड्रोमेटलर्जी. अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया. अब जब आप मेटलर्जी का चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको टैकल करना चाहते हैं, तो आपको क्या याद रखना है बेटा, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड्स हैं एक्सट्रैक्ट करने के. अभी हमने किसका सीखा था, एल्यूमिनियम का. तो एल्यूमिनियम के लिए कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, हॉल हॉर्नेट प्रोसेस होती है. उसमें एल्यूमिनियम का कौन सा और यूज किया जाता है, बॉक्साइट और यूज किया जाता है. कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज किया जाता है. कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोड है जो कम होती है, दैट इज एनोड. और जिसको कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो कौन सी होती है, एनोड. और कैथोड क्या होती है, इसके ऊपर डिपोजिशन होता रहता है. ठीक है. तो ये सब जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हॉल हॉर्नेट प्रोसेस से बन सकते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोमेटलर्जी
क्या होती है और कौन सी ऐसी मेटल है जो इसको यूज करके एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मली हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो कोई भी ऐसी मेटल जिसको आप क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट का यूज करके एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। मतलब आप कोई और लिया, आपने उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व किया और वहां से आपके पास मेटल एक्सट्रैक्ट हो रही है। कोई ऐसा सॉल्वेंट लिया जो बाकी के जो आयंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जो मेटल होती है वो एज इट इज रह जाती है, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए हमने क्या यूज किया था बेटा, क्रायोलाइट का यूज किया था, है ना। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता है। तो उसके बाद क्या है कि जैसे हमारे पास पीबी होता है बेटा, लेड होता है, तो लेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए कोई बेसिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो वो क्या करता है, उसके सल्फाइड्स को निकालने की कोशिश करता है वहां से जो लेड का और प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोमेटलर्जी में स्पेसिफिकली किसके लिए यूज की जाती है बेटा, दो तीन मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास कॉपर हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गया, या फिर हमारे पास लेड हो गया, लेड दैट इज पीबी। इनको यूज किया जाता है किसका, किस प्रोसेस को यूज करके बेटा, हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करके। क्वेश्चन समझ आया आपको। हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है कि जब हम किसी और को किसी मेटल किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कर देते हैं और उसके बाद वो जो सॉल्वेंट है उसमें से बाकी के सारे आयंस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और मेटल क्या रह जाएगी एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज कॉपर। आयरन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है बेटा, आयरन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या है, दैट इज ब्लास्ट फर्नेस, है ना, इसके लिए यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम के लिए मैंने आपको बता दिया है, दैट इज होल हॉर्नेट प्रोसेस। और मैग्नीशियम के लिए क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज की जाती है, इसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही यूज किया जाता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि आयरन के कौन कौन से होर होते हैं। ठीक है, 3 और होते हैं, और अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा किसकी प्रेजेंस होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले के सेशंस में भी बताया कि ओर्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बता रही हूँ इनऑर्गेनिक से, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, जो एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट होती है, तो उनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which pair show strongest diagonal relationship? Yes, again periodic property से एक क्वेश्चन हो गया, that is diagonal relationship। तो यहाँ पे जो डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता है कि जो लिथियम मैग्नीशियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं, है ना। और डायगोनल रिलेशनशिप किसके ऊपर बेस्ड होती है बेटा, सिमिलर साइज के ऊपर बेस्ड होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, इनकी पोलराइजिंग पावर एक जैसी सी होती है, तो उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, राइट। चलिए, तो आई होप सो आज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको अगर इस जो ये नोट्स हैं इनके अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज निकिता सोनी क्लासेस, एंड also subscribe our YouTube channel so that you can get more videos related to chemistry, bio, and whatever subject you want. You can tell us in the comment section. We are very thankful to you all again for your cooperation, your motivation, and your helpfulness, है ना, right? So thank you so much. कल मिलते हैं, कल का जो सेशंस रहेगा वो अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हम ट्राई करेंगे कुछ और क्वेश्चन को ले सके। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।